वेलकम टू माय चैनल ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10 तक पढ़ाए थे त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री और प्रायिकता। तो वो सब जितने भी जो पढ़ाए हैं उस सब में जो है उसमें सेट की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आपको अनुभव नहीं हुआ होगा कि उसमें सेट कहाँ पे पढ़ना है। सेट से पहचान होता है उसका समुच्चय का, सदस्य का, अवयव का। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और क्लास 11th के लिए हम सेट यानी समुच्चय के बारे में समझेंगे, उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जो है सेट के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर यह समुच्चय है क्या। यह कौन से एक नई चीज़ है, एक नई मैथमेटिक्स है जो हमें समुच्चय के बारे में समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ये क्लास 11th में। तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हमें लेना होगा कि आखिर ये कौन सी चीज़ है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले है प्रयोग। मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें बनी हैं, जो मैथमेटिक्स हैं, जो भी हिसाब है उसमें, उसका कहीं न कहीं यूज होता है। तो यूज के हिसाब से हमें उसको पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही व्यर्थ में हम कोई भी चीज़ का अध्ययन नहीं करते हैं, या कोई भी सिलेबस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, है तो उसका कहीं न कहीं भविष्य में, कहीं न कहीं हमारे इस वर्तमान जीवन में कहीं न कहीं उसका उपयोग होता ही है। तो उसके लिए जो है हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उसमें लिखा कि यहाँ लिखा है कि वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। अभी की जो वर्तमान समय है उसमें गणित के अध्ययन में, माने मैथमेटिक्स के स्टडी में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। माने उस समुच्चय के आधारभूत पर ही जो है ये हमारा मैथमेटिक्स आधारित है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में हो रही है। माने यह जो सेट है, ये जो समुच्चय है, इसका प्रयोग कहीं न कहीं आजकल लगातार हो रही है। समुच्चय का प्रयोग संबंध, फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे ये 11th का जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे संबंध एवं फलन, तो उसमें सेट की आवश्यकता होगी। अगर सेट नहीं पढ़े, सेट के बारे में जानकारी नहीं लिए, या उसका परिचय या उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में नहीं जानकारी लेंगे, तब तक आपको जो है संबंध एवं फलन की जानकारी नहीं प्राप्त होगी। उससे एक भी क्वेश्चन आपको बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज्यामितीय, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ ये समझ लीजिए। सेट का जो है उपयोग ज्यामितीय, अनुक्रम, जैसे समांतर सीढ़ी कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। अनुक्रम माने समांतर सीढ़ी एपी में, या प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समझ गया। सबसे पहले यह सेट आया कहाँ से, सेट की खोज किसने की, ये हम आप लोगों को बताते हैं। सेट का प्रयोग कहाँ पे क्यों हुआ, किसने किया, ये हमें पहले पता करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन गणितज्ञ जो जॉर्ज कैंटर थे, उनके द्वारा यह किया गया था। वो भी कब, जब यह कोई हिसाब बना रहे थे, कोई ज्योमेट्री का, माने त्रिकोणमिति का, जब वे त्रिकोणमिति श्रेणी के प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो उस समय इनको सेट जैसा कुछ क्वेश्चन समझ में आया कि भाई यहाँ पर ये चुनने की आवश्यकता है, इसको कैसे सेट करें, कैसे चुने, या क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मान त्रिकोणमिति का कोई हिसाब बना रहे थे, त्रिकोणमिति, तो उसमें जो है इनका कोई सवाल फंस गया जिसमें चुनना था, बहुत सारे संख्याएं थी उसमें चुननी थी। तो चुनने के क्रम में इनको यह समझ में आया कि जब तक यह कोई संख्या वह सेट नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, जब उसमें से कुछ चुना कर आएगा नहीं, तब तक यह त्रिकोणमिति बनेगा नहीं। तो उसी समय इन्होंने बहुत समय के बाद, कुछ दिनों के बाद इन्होंने सेट की खोज की और सेट बनाया। तभी से जो है हम लोग समुच्चय के बारे में जानकारी लेते हैं और समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं, ताकि मेरा आएगा जो मैथमेटिक्स है वो सुचारू रूप से बनता रहे, कहीं फंसे नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने इस अध्याय में हम समुच्चय के संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि दैनिक जीवन में, माने हमारे दैनिक जीवन में, आपके दैनिक जीवन या सभी आदमियों के दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता कहीं न कहीं होती है। जैसे कि ताश की गड्डी हो,
व्यक्तियों के भीड़ है, तो उसमें पहचानना पड़ता है। ताश की गड्डी में भी आपको पहचानना होगा कि भाई जोकर किधर है, बादशाह किधर है, बेगम किधर है, इक्का कहाँ है, दहला कहाँ है, नहला कहाँ है, आपको चुनना पड़ता है। क्योंकि 52 ताश की जो 52 पत्ती होती है उसमें चुनना पड़ता है कि नहला किधर है, दहला कौन सा पत्ता है, इक्का कौन सा पत्ता है, ठिकरी कौन सा पत्ता है, लाल पान का बेगम कौन है। इस प्रकार से हमें चुनना पड़ता है। उसी प्रकार क्रिकेट के टीम में भी पहचान करनी होती है कि कौन सी टीम के कौन से सदस्य हैं। अलग अलग टीम के अलग अलग सदस्य होते हैं, उनका ड्रेस भी अलग होता है। गणित में भी हम इसी प्रकार के संग्रह के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, आभास संख्याओं का संग्रह आदि। तो जैसे कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह, पूर्ण संख्याओं का संग्रह, आभास संख्याओं का संग्रह, सह आभास संख्याओं का संग्रह, परमेय संख्याओं का संग्रह, अपरमेय संख्याओं का संग्रह, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ती है। उसी प्रकार यहाँ हम कुछ संख्याएं लिखे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि n का मतलब क्या होता है, z का मतलब क्या होता है, q का मतलब क्या होता है और r का मतलब क्या होता है। ये हमें जानकारी लेनी होगी इसके बारे में। n का मतलब क्या होता है, n का अर्थ होगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। n अगर कहीं लिखा हुआ हो, यदि इसको समझ लीजिएगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अगर z लिखा रहेगा तो हम समझ जाएगा पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। अगर q कहीं लिखा हुआ हो तो हम समझ जाएगा परमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय या समूह। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। r लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और वास्तविक संख्या जो होती है, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, पूर्णांक नहीं आएगा इसमें, मतलब माइनस वाला नहीं होगा, वास्तविक संख्या का समुच्चय। r में माइनस वाली संख्या नहीं आएगी क्योंकि वो वास्तविक होता ही नहीं है, तो वास्तविक संख्या का समुच्चय हो। इसी प्रकार हम और भी आगे चल के पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो बड़ी n लिखी हुई है, z है, q है, r, इसका अर्थ क्या होता है। n माने नंबर होता है। इस नंबर में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को लिखते हैं। प्राकृत संख्या का समुच्चय मतलब प्राकृत संख्या कोई भी, जैसे 1 2 3 अनंत संख्या है। पूर्णांकों का समुच्चय, z का अर्थ होता है पूर्णांकों का समुच्चय, जैसे -2 1 -1 0 1 2 3 4 5, माने इसमें प्राकृत संख्या और माइनस वाली जो पूर्णांक संख्या वो भी लिखा जा सकता है अपने अनंत रूप में। उसके बाद है परमेय संख्याओं का समुच्चय। यहाँ भी जो है परमेय संख्याओं के समुच्चय में जैसे कि प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, या पूर्णांक संख्या हो गया, बटा वाला संख्या हो गया। और मैं इसमें बटा वाला संख्या मतलब कि बटे के रूप में हो, जैसे 1/2 1/5 -2/5 2 1/2 1 2 3, माने यह भी इस परमेय संख्याओं का समुच्चय जो भी होगा वो अनंत होगा। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में जो है केवल धनात्मक संख्या होगी, वो परमेय हो या अपरमेय हो। जैसे कि वास्तविक संख्या का समुच्चय 2 -2 1/2 √3 2/5 और √2/3, ये सभी क्या हो गए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जैसा कि आप लोगों हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं, रियल नंबर में। रियल नंबर माने वास्तविक संख्या पढ़ाए हुए हैं। तो प्राकृत संख्या आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, पूर्णांक संख्या जो कि माइनस से स्टार्ट होता है, परमेय संख्या जो भी कोई भी संख्या हो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इसलिए वह बटा में होना चाहिए। और वास्तविक संख्या तो आपको पता है, ठीक है। इस प्रकार से इस संख्या के बारे में हमको जानकारी मिल गई। n का अर्थ क्या होता है, z का मतलब क्या होता है, q का मतलब क्या होता है और r का मतलब क्या होता है। चलिए फिर से आपको दोहरा देते हैं कि क्लास 11th का जो है समुच्चय, जिसको सेट्स को बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में हमें इतनी जानकारी लेनी होगी। और सेट्स का निर्माण आपको पता है कि जॉर्ज काउंटर ने किया था। जॉर्ज काउंटर ने कब किया था, 1900
तो समुच्चय का निर्माण जॉर्ज काउंटर ने लगभग सन 1900 ईस्वी के लगभग किया था। ठीक है, पूरा एक्यूरेट नहीं है लेकिन लगभग में 1900 के आसपास उन्होंने इसकी खोज की थी। तभी से जो हमारा मैथमेटिक्स क्षेत्र में जो है या जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तभी से हम लोग सेट पढ़ रहे हैं। तो सेट पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि सेट का जो प्रयोग है हर मैथमेटिक्स में कहीं न कहीं खोजते खोजते इसका उपयोग हो ही जाता है। इसलिए हमें सेट पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका 11th का जो मैथ है वह सक्सेस नहीं होगा, आगे नहीं पढ़ सकते हैं। माने पूरे जो 11th का जो मैथ है वह सेट्स पर आधारित है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेट्स के कुछ तथ्य जो है, कुछ उसके नियम है, कुछ प्रयोग है, कुछ सीख लेते हैं। उसका फिर आपका ठीक है, उसको मिटा देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेट्स में क्या होता है, चुनना पड़ता है, एक जाति एक समूह पर चुनना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कुछ इसका नियम है जो जानना जरूरी है। जैसे इस समुच्चय में अगर इधर से घुमा हुआ रहता है, एक की तरह ऐसे रहेगा, जिसको इंटरसेक्शन कहेंगे, इसको इंटरसेक्शन कहेंगे, इंटरसेक्शन, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं सर्वनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इसको उभयनिष्ठ कहते हैं। अगर ऊपर की ओर खुला रहेगा तो इसको कहते हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन हुआ, ये यूनियन हुआ, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, इसको यूनियन कहते हैं। इंटरसेक्शन, INTER, इंटरसेक्शन, CTIO, इंटरसेक्शन, सेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, युवा इंटरसेक्शन, आयुष होता है यूनियन, यूनियन। यूनियन माने एकता, तो यूनियन यू से रहता है, इंटरसेक्शन जो है ना आपको एक जैसा रहता है, जिसको उभयनिष्ठ समझते हैं। ये सिंबल है, ये संकेत में है, संकेत। इसको संकेत में हम ऐसे जानते हैं कि अगर इधर की नीचे की रहेगा, एक की तरह होगा तो यह इंटरसेक्शन कहलाएगा, इसको इंटरसेक्शन कहेंगे, जो कि उभयनिष्ठ का हिंदी होता है। यह ऊपर की ओर होगा संकेत में तो इसको हम कहेंगे सर्वनिष्ठ, यूनियन, इसको यूनियन से पढ़ते हैं। अगर वही ई के आकार में, जैसे ई है ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं बल्कि इसको ऐसे रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा तो समझ जाए कि यहाँ इसका क्या है, ये जो है सदस्य है या अवयव है। इसको सदस्य पढ़ते हैं या अवयव पढ़ते हैं या में है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम दे देते हैं, ए बराबर 3, 5, 7, अब बी बराबर 3, 7 या 3, 6, 9। आपको ए और बी की अपेक्षा बताना है कि कौन कौन सी संख्या जिसमें से मिलता, तो 3 मिलता है। इसका मतलब है कि ए का जो संख्या है, यानी ए का जो संख्या है 3, ए का जो 3 संख्या है वो क्या है, अवयव है, यानी एक सदस्य है, किसका, बी का। देख सकते हैं, माने ए का जो 3 है वह बी का अवयव है। माने इससे पता चलता है कि यह अवयव है या सदस्य है। आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो संकेत हम लिखे हैं ई के आकार के, तो ई का मतलब होता है कि यह सदस्य है या अवयव है। अवयव या सदस्य का यह पहचान है, संकेत, उसको हम पहचान लेते हैं। तो A3 जो कि बी का क्या है, सदस्य है या अवयव है। अगर मान लीजिए इसके जब हम 5 लिख देंगे तो A5 बी का क्या है, अवयव नहीं है। हमें 5 नहीं मिला, इसका मतलब नहीं है तो उसको काट देना है। इसको चिन्ह को ना लिखेंगे लेकिन इसको काट देंगे, इसका अवयव नहीं, इसका मतलब हुआ कि अवयव नहीं है। ये हो गया। इसको लिख देते हैं, जैसे कि ऐसे रहेगा, ऐसे इसको काटा हुआ तो समझ जाएंगे कि सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है या अवयव नहीं है, नहीं है या अवयव, अवयव नहीं है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, जरा देख ले, अवयव नहीं है या सदस्य नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपको पता हो गया कि संकेत ए माने एक की तरह रहेगा तो हम इसको समझ लेंगे कि यह उभयनिष्ठ है, और संकेत यू रहेगा तो लिखेंगे उभयनिष्ठ नहीं है बल्कि यू के आकार में रहेगा तो यह सर्वनिष्ठ होता है। इसको इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एक पक्ष और दूसरे पक्ष में दोनों में उभयनिष्ठ, माने दोनों में अंक है। जैसा कि हमने अभी लिखा था
ये बराबर 3 5 7 और बी में लिखे थे 3 7 3 6 9 लिखे थे। तो अब बात है कि इसमें और इसमें कौन संख्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3। हो गया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 मतलब ए की संख्या और बी की संख्या में 3 ही है जो मिल रहा है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी माने जो संख्या ए में है वही संख्या बी में है, तो कौन संख्या था 3 3 जो है ए और बी दोनों में है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 अगर 5 में दोनों में रहता तब 3 और 5 दोनों लिखते। लेकिन जैसे यहाँ बारी आया कि ए यूनियन बी का, ध्यान से समझिए ए यूनियन बी का, तो ए और बी के मतलब होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए की संख्या और बी की संख्या टोटल जो है ना इधर क्रमबद्ध तरीके से लिखाएगा। जैसे कि पहले 3 तो दोनों में 3 है 5, उसके बाद इनमें के 6, इसमें के 7 है, इसमें के 9। यूनियन का मतलब क्या है कि ए वाला संख्या और बी वाला संख्या दोनों को आपको सजा के एक तरफ से सजा के लिखना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3, 2 3 है तो कोई एक के 3 लिखना है। अगर दोनों में अगर 2 हो तो दोहराना नहीं है बल्कि एक ही लिखा है। ये में के चाहे 6 5 इसमें है, में ना तो 5 लिखा है, 6 इसमें नहीं है, इसमें आते हैं सब लिख देंगे, 7 में आते हैं 9 में। यूनियन का मतलब क्या है कि एक संख्या बी की संख्या को मिला के एक तरफ से लिख देना है, ये यूनियन का मतलब है। इंटरसेक्शन का मतलब तो आपको पता है हम तुरंत, जैसे कि मान लीजिए बराबर 0 3 5 7 और यहाँ रहेगा बी बराबर 5 3 7 8। आपको कहा कि ये इंटरसेक्शन बी बताइए तो क्या होगा, एक के घर में देखिए बी के घर में देखिए जो एक के घर में भी हो और बी के घर में भी हो, तो 5 है 3 है 5 है 3 है 7 भी है, वाह बहुत अच्छी बात है। तो लिखिएगा 3 है 5 और 7, ये आपका हो गया आंसर, माने इंटरसेक्शन हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि जो कि ए समूह ए में ए ग्रुप में और बी ग्रुप दोनों ग्रुप में जो अंक मिलेगा, जो अक्षर मिलेगा वह क्या लिखाएगा, उभयनिष्ठ कहलाएगा। आज यूनियन कब होगा, जब दोनों के एक साथ बराबर में लिखने का हो। अब इसी को लिखना हो कि ए यूनियन बी निकालने, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए कहता तो हम क्या करते, ए की संख्या और बी की संख्या एक तरफ से सजाना है। पहले भी लिखते 0 0 के बाद 2 है नहीं है, 3 है, 5 4 नहीं है तो 5 लिखना, 7 है, देखिए दोनों 2 को 7 है तो कोई एक लिखना और फिर 8 6 नहीं है इसमें नहीं है, ये ए यूनियन बी होगा। और ए इंटरसेक्शन कौन होगा, जो दोनों में मिलेगा, ठीक है। अब जैसा कि एग्जाम्पल हम देते हैं, ए बराबर आपको बताना है इंटरसेक्शन और यूनियन बी में, आपको बताना है ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या, सर्वनिष्ठ जो पूरे तरफ लिखना है, सर्वनिष्ठ जो सभी में हो, सर्वनिष्ठ मान सब लिखना है। उभयनिष्ठ का तो मतलब होता है जो दोनों में मिलता है। तो ए और बी की संख्या एक तरफ से लिखिए, पहले ए लिखिए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी है तो डी है दिखाएगा, ई तो है, ए तो है, अगर आगे जी नहीं है छोड़ देंगे। माने ये ना समझे कि सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी 2 सी लिखाएगा, नहीं कोई एक लिखाएगा, लेकिन एक तरफ से सजा के लिखना है, सजा के लिखिए। यूनियन का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है कि अगर इसमें इंटरसेक्शन की बात कहा जाता तो हम दोनों में जो मिलता है वही संख्या लिखेंगे। जैसे ए बी सी मिल रहा है और ई मिल रहा है, तो सी और ई दोनों मिल रहा है, तो आपको वही दोनों लिखना है, सी और ई हो गया आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्लास 11th का समूह माने सेट है, जो कि आपको शुरू से अंत तक पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा। और अगला वीडियो भी हम कल लेकर आएंगे। धन्यवाद। इससे पहले आप लोगों से आग्रह करेंगे कि क्लास 11th का मैथमेटिक्स जो है रेडी हो गया है, माने बनना स्टार्ट हो गया है, तो हर वीडियो को आप देखते रहेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। धन्यवाद।